वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप जी सकते हैं हैप्पी और हेल्दी लाइफ। आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जिस पर बात करेंगे हमसे फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम हॉस्पिटल के हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर मीत कुमार। डॉक्टर मीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी मैम। डॉक्टर मीत, आपसे हम जानेंगे थैलेसीमिया के बारे में, लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. थैलेसीमिया, आखिर थैलेसीमिया होता क्या है, आज इसी पर हम बात करेंगे डॉक्टर मीत के साथ। डॉक्टर मीत, इन दिनों हम देख रहे हैं कि थैलेसीमिया के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर आप हमें ये समझाइए कि बीमारी क्या है और होती क्यों है। धन्यवाद जी कुंदन जी। देखिए, थैलेसीमिया एक जन्मजात बीमारी है। जन्मजात बीमारी का मतलब होता है जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जिसे हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यह बीमारी जन्म पर ही निर्धारित होती है कि किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया की तकलीफ होगी नहीं होगी। किसी कोई जो बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, वो थैलेसीमिया से ग्रसित होगा या नहीं होगा, यह सारा की सारी चीज एट बर्थ ही डिसाइड हो जाती है। किस तरह से डिसाइड हो जाती है कि किसी एक बच्चे का जो जन्म होता है उसके अंदर एक जेनेटिक सिग्नेचर होता है। जेनेटिक सिग्नेचर का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है, जो कि सारी की सारी चीजों को डिसाइड करता है। उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका देख दिखाव कैसा होगा, जितनी भी चीजें होती हैं जेनेटिक कंपोनेंट से लिंक्ड होती हैं। उसी जेनेटिक कंपोनेंट में से एक चीज होती है कि किसी व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन, लाल खून बनने की क्षमता है, वो किस प्रकार की है, यह भी जेनेटिक रूप से निर्धारित की जा सकती है। यदि जो हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो जीन्स हैं शरीर के अंदर, या जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर यदि परिवर्तन आ जाए, किसी प्रकार की म्यूटेशन आ जाए, तो उस व्यक्ति के अंदर थैलेसीमिया का रोग हो सकता है। यह जितने भी जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं थैलेसीमिया के, वह सारे के सारे जन्म से होते हैं। माता पिता के अंदर थैलेसीमिया माइनर होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। भारतवर्ष के अंदर थैलेसीमिया माइनर बहुत से होते हैं। यदि दो थैलेसीमिया माइनर लोगों की शादी होती है, हस्बैंड वाइफ दो थैलेसीमिया माइनर की शादी होती है, तो ऐसे में बच्चे का थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना करीबन 50% के करीब होती है, कि जिसका मतलब हो गया कि वह थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित होगा। इसकी संभावना काफी ज्यादा होती है। थैलेसीमिया अलग अलग प्रकार का होता है। थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है, बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। विश्व भर की यदि बात करें तो अल्फा थैलेसीमिया का प्रमाण बहुत ज्यादा है, बीटा थैलेसीमिया का प्रमाण भारत के अंदर बहुत ज्यादा है। तीसरे एक प्रकार का जो थैलेसीमिया होता है वो है सिकल सेल एनीमिया। तो जो हमारा मिडिल इंडियन बेल्ट है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली का साउथ पार्ट, यूपी वाला पार्ट, ये जितनी भी एरियाज हैं उन सब के अंदर थैलेसीमिया की मात्रा बहुत ज्यादा है। बहुत कॉमन थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसके अंदर बच्चों को तकलीफ क्या होती है, बर्थ होने के बाद 2 साल के बाद किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, उनको बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है।
हीमोग्लोबिन 4, 5, 6, नॉर्मल हीमोग्लोबिन मैं बताऊं 12 से ऊपर होना चाहिए। किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का खून 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम इतने तक चला जाता है, उनको कमजोरी होने लग जाती है और उनको बार बार हर महीने में खून लगाने की जरूरत पड़ने लग जाती है। तो ये थैलेसीमिया के लक्षण होते हैं। तो ऐसी चीजों को निग्लेक्ट ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं और पता लगाएं कि भाई हीमोग्लोबिन कम होने का कारण क्या है। थैलेसीमिया है तो इलाज भी संभव है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर से आपका क्या मतलब है? क्या ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है? जी बिल्कुल मैडम। जो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब यही है कि जीन्स के अंदर बदलाव आ रखा है, जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव आ रखा है। हम में से जितने भी जो व्यूअर्स होंगे, जो ऑडियंस होंगी, उन्हें ये हम सभी लोगों ने, जब हमने पढ़ाई की होगी बचपन में स्कूल्स में, तो स्कूल्स के अंदर जेनेटिक के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में बताया जाता है। एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। उस क्रोमोसोम को जो बनाते हैं वो जीन्स बनाती हैं, GENS, जीन्स। तो उन जीन्स का जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर यदि बदलाव आ जाए, दो हीमोग्लोबिन जो बनाने वाले होते हैं उसके दो प्रकार के जीन होते हैं, अल्फा जीन और बीटा जीन। तो जिस प्रकार की जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए उसी प्रकार का थैलेसीमिया कहा जाता है। अब ये थैलेसीमिया की म्यूटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे छोटे बदलाव होते हैं तो छोटे परिणाम दिखते हैं, और बड़े बदलाव होने से बड़े परिणाम दिखते हैं। तो इसी प्रकार से छोटे बदलाव यदि उन जीन्स में आएंगे तो हो सकता है छोटा थैलेसीमिया हो। छोटा थैलेसीमिया का मतलब होता है कि उनको खून लगाने की जरूरत बार बार शायद ना पड़े, कभी कभी जरूरत पड़े। यदि बदलाव बड़ा होगा उन्हीं जीन्स के अंदर तो हो सकता है कि खून लगाने की जरूरत बार बार पड़े, हर महीने में पड़े, हर 2 हफ्ते में पड़े। तो जिस प्रकार का बदलाव है, जिस प्रकार की म्यूटेशन जीन्स के अंदर होंगी, उसी प्रकार का थैलेसीमिया उस बच्चे में या उस एडल्ट में देखने को मिलेगा। डॉक्टर, इस बीमारी का इलाज क्या है? इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अगर एक पीढ़ी थैलेसीमिया ग्रस्त है तो क्या हम आगे आने वाली जनरेशन को इस खतरे से बचा सकते हैं? गुंजन जी, आपने बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल पूछा है। हमारे देश की सरकार, हमारे आसपास के देशों की सरकार, विश्व भर में जितनी भी सरकारें हैं, जहां पर इस प्रकार की बीमारी की भरमार है, वहां पर सरकारें अपनी जगह पर बहुत से अथक प्रयत्न कर रही हैं। और उनकी कोशिश ये रहती है कि यदि हम लोग इन प्रकार के लोगों को, जो कि थैलेसीमिया माइनर कैटेगरी के आते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी जब मैरिज होती है, मैरिज के टाइम में उन्हें काउंसिल किया जाए कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपका जीवन साथी होगा उसे थैलेसीमिया माइनर ना हो। यदि किसी की मैरिज इस सर्कमस्टेंस में होती है कि भाई दोनों के अंदर ही थैलेसीमिया माइनर की जीन्स हैं। मैं बता दूं यहां पर थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए कि थैलेसीमिया माइनर तो अमिताभ बच्चन भी हैं, किंतु उन्हें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उनका हीमोग्लोबिन 9-10 से ऊपर रहता है, पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। किंतु हाँ, जया बच्चन जी को थैलेसीमिया माइनर नहीं है, तो इसलिए उनके घर में अभिषेक बच्चन को थैलेसीमिया मेजर नहीं हुआ। तो इसका तात्पर्य यह है कि पहली काउंसलिंग जो करनी चाहिए वो शादी के समय में, कि पति पत्नी में से दोनों का थैलेसीमिया माइनर नहीं हो। इसके लिए बहुत आसान एक ब्लड टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन HPLC का, जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि थैलेसीमिया माइनर किसी व्यक्ति को है कि नहीं है। दूसरी काउंसलिंग होती है सरकार की तरफ से और सारे के सारे डॉक्टरों की तरफ से, जो होती है चाइल्ड बर्थ के टाइम में। चाइल्ड बर्थ का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का, जिनकी शादी हो चुकी है, उनका अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उस टाइम पर, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, यदि शादी के टाइम पर ऑलरेडी ये टेस्ट नहीं हो चुके हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले इन टेस्ट को कराना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हमें थैलेसीमिया मेजर के बर्थ को रोकना है, ऐसे नवजात शिशु के पैदा होने को रोकना है जिसको थैलेसीमिया मेजर हो। इन टेस्ट के माध्यम से यदि बच्चों में, यदि मदर फादर के अंदर या हस्बैंड वाइफ के अंदर थैलेसीमिया माइनर के लक्षण पाए जाते हैं, तो एक प्रक्रिया के जरिए प्रेगनेंसी के दौरान पहले 2 महीने के अंदर बच्चे का टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि उसे थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना है या नहीं है। जो यदि नहीं है तो बच्चे की प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इसको डॉक्टर डायग्नोस कैसे किया जाता है? क्या ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोस होता है ये? जी गुंजन जी, इसको सिंपल ब्लड टेस्ट, सिर्फ आपके ब्लड में से, आपके टोटल खून के 5 लीटर के खून की मात्रा में से मात्र 1 ml ब्लड लेंगे और उस ब्लड से हीमोग्लोबिन HPLC, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, का टेस्ट किया जाता है। आप आज सुबह सैंपल देंगे, कल सुबह तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपके शरीर के, ब्लड के शरीर के अंदर किसी प्रकार के थैलेसीमिया माइनर होने के लक्षण मौजूद हैं या नहीं है। डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए, अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया है
तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस वो फेस करता है? देखिए, आपने ये भी बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है गुंजन जी, कि थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं, मैं इस वक़्त थैलेसीमिया मेजर के बच्चों की बात करूँगा, जिन्हें रेगुलरली खून चढ़ाना पड़ रहा है। तकलीफ हमने जैसे बात की, उन बच्चों को तकलीफ सिर्फ़ इतनी होती है कि बार-बार हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कोई फैक्ट्री के अंदर अगर सामान बनेगा नहीं, तो बाहर मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से जो खून की फैक्ट्री होती है शरीर में, वो बोन मैरो होती है। बोन मैरो के अंदर खून बनेगा नहीं, तो ब्लड के अंदर खून आ नहीं पाएगा, लाल खून आ नहीं पाएगा, और उसकी कमी के सारे लक्षण बच्चों को दिखने लग जाएंगे। जैसे कमजोरी महसूस होना, सांस फूलने लग जाना हल्का सा मेहनत करने पर, तिल्ली का बड़ा हो जाना, चेहरे पर किसी प्रकार की चेंजेस आना, तो ये सारे के सारे चेंजेस हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, क्रोनिकली जिन व्यक्तियों का, बच्चों का हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है, उसके अंदर इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की, तो कब ये कौन सी स्टेज पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है? एडवांस स्टेज पे या किन केसेस में, मेजर, माइनर, कैसे? देखिए, हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है सिंपल सा इतना, कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से हो पाए, और जो उसको हीमोग्लोबिन कमी के लक्षण आ रहे हैं वो सेटल कर पाए। तो टारगेट जो होता है कि किसी बच्चे को जिसको थैलेसीमिया मेजर है, उसके हीमोग्लोबिन को 9 से ऊपर रखा जाए। तो 9 से ऊपर रखने के लिए उस बच्चे को जितने भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादातर 90% बच्चों को महीने में 1 यूनिट खून की जरूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन को 9 से ऊपर रखने के लिए। तो जिस बच्चे का हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर महीने में एक बार ब्लड चढ़ाने से हो जाता है, उसके लिए उतना सफिशिएंट है। कोई बच्चा होगा जिसको 2 महीने में एक बार खून चढ़ाने से हीमोग्लोबिन उसका 9 से ऊपर रहेगा। कोई बच्चा होगा जिसको 2 हफ्ते में एक बार खून चढ़ाने से जिसका हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर रहेगा। तो हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड डिफरेंट होती है, किंतु समय के साथ वो चीज समझ में आने लग जाती है कि इतना ब्लड चढ़ाने से इस बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है ब्लड की। या मैं दूसरे सेंस में कहूं कि इसकी ब्लड बोन मैरो के अंदर इतना खून बन पा रहा है, और इतना खून हमें बाहर से देना पड़ेगा 9 से ऊपर हीमोग्लोबिन को रखने के लिए। डॉक्टर, मुझे आप ये समझाइए कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए? थैलेसीमिया के बच्चों को एक ही चीज का ध्यान इसका रखना होता है कि जैसे हम बात कर रहे थे, रेगुलरली उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना पड़ता है। 1 यूनिट ब्लड के अंदर 200 मिलीग्राम आयरन, 250 मिलीग्राम, 200 से 250 मिलीग्राम आयरन होता है। तो जिस व्यक्ति को हर महीने में खून चढ़ाना पड़ रहा है, आप ये समझ पाएंगे कि 1 साल के अंदर उसके शरीर में हम लोग करीबन 2.5-3 ग्राम के करीब आयरन का ओवरलोड कर सकते हैं। अब ये जो भी आयरन जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, वो जो एक बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक जो नेचुरल समस्या है, जितना भी ब्लड के अंदर आयरन है, वो नेचुरली किसी सोर्स से निकल नहीं सकता, तो उसे निकालने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो 3 ग्राम जब आयरन सालाना जाएगा शरीर में, तो वह ओवरलोड करेगा, बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ी हुई मात्रा शरीर में रहती है, तो वो शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाती है, मेनली जिसके अंदर हार्ट, लिवर और ब्रेन शामिल है। तो इन ऑर्गन्स को जब नुकसान पहुंचता है, तब फिर थैलेसीमिया के कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट का उद्देश्य जो एक होता है आयरन चिलेशन, जिसके माध्यम से बॉडी के अंदर से एक्सेस आयरन को रिमूव करा जाता है, कुछ टैबलेट्स, कुछ इंजेक्शंस के माध्यम से। तो इसी चीज को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए डाइट के मामले में भी हमने उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि उन बच्चों को जिनको थैलेसीमिया मेजर है, जिनको रेगुलरली खून चढ़ाना पड़ रहा है, उनके लिए आयरन रिच डाइट ना दी जाए, या मिनिमल आयरन वाली डाइट दी जाए। तो जैसे हरी सब्जियां हो गई, कुछ प्रकार के फ्रूट्स हो गए, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इन चीजों की आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे प्रकार के फूड्स उन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में दिए जाए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि नहीं दिए जाए, पर कम क्वांटिटी में दिए जाए। और खास करके वो बच्चे इस चीज का ध्यान दें कि कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे का हीमोग्लोबिन कम होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले एक जनरल माइंडसेट होता है कि अरे हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की टैबलेट दे दो। आयरन ही इन बच्चों के लिए जहर है। आयरन इन बच्चों को नहीं खाना है, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी मात्रा में आयरन ज्यादा है। तो इन बच्चों को आयरन की सप्लीमेंट्स, ओरल सप्लीमेंट्स, टैबलेट या सिरप के फॉर्म में नहीं लेने हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि खून की कमी के चलते बच्चे कमजोरी महसूस करते हैं, तो कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको आप अवॉइड करने के लिए कहते हैं, या ये बच्चे नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं? देखिए, ये बच्चे अगर हीमोग्लोबिन इनका 9 से ऊपर रहेगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे। सिर्फ एक ही चीज का इसमें ध्यान रखना होता है कि जहां तक फिजिकल एक्टिविटी का सवाल होता है, सो दे कैन डू ऑल देयर एक्टिविटीज, खेलना कूदना, जेंटल लेवल पर अपना पढ़ाई करना। हमारे पास बहुत से बच्चे हैं, मैं जैसे बड़ों को भी देखता हूं, तो अभी हमारे पास एक पेशेंट एडमिट है जो कि करीबन 30 साल की थैलेसीमिया मेजर है। 30 साल से उनको लगातार खून चढ़ रहा है, हर महीने में, 1.5 महीने में।
पर उनको जो बाकी सारा एंसिलरी सपोर्ट देना होता है थैलेसीमिया को कंट्रोल करने के लिए, वो इनका इतना अच्छी तरह से हो रखा है कि उन्हें थैलेसीमिया के मेजर साइड इफेक्ट्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी से आप जहां तक बात करें, तो जिस एक चीज का शायद ध्यान रख सकते हैं वो यही है कि इन बच्चों की कई बार तिल्ली का साइज बड़ा हो जाता है। जो तिल्ली का साइज बड़ा होता है तो खेल कूद की वजह से तिल्ली के फटने के खतरा हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, यदि तिल्ली बढ़ी हुई है किसी बच्चे की तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूडिंग आउटडोर स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। इसके अलावा बाकी सभी बच्चे जो कि रेगुलर ट्रांसफ्यूजन पर हैं, जो कि रेगुलर आयरन चिलेशन पर हैं, वह सभी बच्चे अपनी ऑल रेगुलर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिवली कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि थैलेसीमिया और एनीमिया में क्या फर्क है? जी, ये आपने बहुत ही बेसिक पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गुंजन जी। अनीमिया बहुत से प्रकार का हो सकता है। हीमोग्लोबिन कम होना बहुत से कारणों की वजह से हो सकता है, उनमें से एक कारण थैलेसीमिया है। अगर साधारण तौर पे बात करें, मोबाइल, कोई बोले कि मुझे मोबाइल खरीदना है, मोबाइल तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, तो वो बोले कि भाई मुझे इस प्रकार का मोबाइल खरीदना है। तो इसी प्रकार से जैसे अनीमिया बहुत से प्रकार का हो सकता है, मोबाइल बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, उसी में एक प्रकार है थैलेसीमिया जिसका कारण हीमोग्लोबिन की कमी होना हो सकता है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इतनी इम्पोर्टेंट और बेसिक जानकारी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच गुंजन जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको थैलेसीमिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब डॉक्टर मीत से मिल गए होंगे। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।